आप सभी का एक बार फिर से इंद्रधनुष किस्सा घर में डार्क हॉर्स के अगले अध्याय को लेकर मैं हाजिर हूँ आप सभी के साथ। संतोष कैसे अपने सपनों का घोंसला बनाने के लिए छोटे छोटे तिनके इकट्ठा कर रहा है, अपनी छोटी सी कुटिया को, अपने घोंसले को कैसे वो सजा रहा है, कैसे लोगों से मिल रहा है, देखते हैं इस कहानी में। मैं हूँ सीमा। उम्मीद है ये एपिसोड भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए चलते हैं। संतोष अब कमरे पर बड़े करीने से अपने सपनों की दुनिया सजा रहा था। अब उसे मिशन आईएएस शुरू करना था। बेड को दक्षिण उत्तर की दिशा में लगा, कुर्सी और मेज को पूरब की दिशा में लगाया। भगवान की छोटी छोटी मूर्तियों के लिए एक छोटा सा टेबल पूरब और उत्तर के कोने में लगाया। उत्तर की तरफ किताब का रैक लगाया। उसने कमरे के रख रखाव में अपनी जानकारी भर पूरे वास्तु का ख्याल रखा। कमरे से लेकर किचन तक की सजावट के बाद संतोष बिना खाए पिए थक कर न जाने कब सो गया। सुबह राय साहब की कॉल के साथ ही उसकी नींद खुली। हेलो, सुप्रभात संतोष जी, कब आ रहे हैं बतरा? जल्दी आइए, किताब खरीदना होगा ना। सब ठो। राय साहब की एकदम फ्रेश आवाज़ आई उधर से। हम बस उठ गए हैं राय साहब, तुरंत आधा घंटा में आते हैं। आप भी पहुँचिए, संतोष ने आंख बंद में ही कहा। फ़ोन रखते ही संतोष एक झटके में उठा और बाथरूम की तरफ दौड़ा। नहा धोकर जल्दी जल्दी हनुमान चालीसा पढ़ तुरंत कपड़ा पहन जाने को तैयार हो गया। इधर राय साहब तो रात भर सोए ही कहाँ थे। पूरी रात लैपटॉप पर आंख गड़ाए गुजारी थी। सुबह जल्द से जल्द खुले वातावरण में जाकर अब कुछ सजीव चित्र देखना चाह रहे थे, इसलिए संतोष को फ़ोन लगा बतरा बुला लिया था। ब्रश करके मुंह पर पानी मार, तौलिया हटाकर फुल पैंट पहनी और शर्ट डालकर राय साहब भी बतरा के लिए निकल गए। बतरा पहुंचकर संतोष ने राय साहब को कॉल लगाया। राय साहब तब जूस पीकर बस स्टॉप वाली सीट पर बैठे संतोष का इंतजार कर रहे थे। संतोष को वहीं बुला, दोनों किताबों की दुकान पर चल निकले। दुकान पहुंचते ही राय साहब ने संतोष को पीछे किया और अपने पर्स से एक पुर्जा निकाला। यह किताबों की लिस्ट थी जो राय साहब ने अपने अनुभव और जानकारी से तैयार किया था। इस पुर्जे में मुखर्जी नगर के सारे अनुभवी शिक्षकों और संस्थानों के द्वारा सुझाई गई पतली मोटी किताबों के नाम अंकित थे। राय साहब ने इस पुर्जे से न जाने कितने विद्यार्थियों के कमरे किताबों से भरवाए थे। आज संतोष की बारी थी। सीनियर होने और यहाँ मुखर्जी नगर में 5-6 सालों से लगातार रहने का दायित्वबोध इतना था कि राय साहब के पास सामान्य अध्ययन समेत लगभग सभी प्रमुख विषयों के किताबों की लिस्ट थी। यद्यपि उनके अपने विषय हिंदी साहित्य और इतिहास थे। आप विषय क्या रखिएगा, कुछ सोचे हैं संतोष जी? राय साहब ने एकदम गंभीर भाव से पूछा। इतिहास से बीए हूँ, वही रख लेंगे एक तो। दूसरा आप ही मार्गदर्शन कर दीजिए, संतोष ने बड़े संयम और साफ मन से कहा। चलिए फिर दूसरा हिंदी साहित्य रख लीजिए, हाल से अच्छा अंक आ रहा है इसमें। बाकी लोग सेलेक्ट हो रहे हैं इतिहास और हिंदी साहित्य के कॉम्बिनेशन से। राय साहब ने एक एलआईसी एजेंट की भांति पॉलिसी समझाने जैसा कहा। हमारे एक परिचित एक बार समाजशास्त्र से मेंस दिए थे। कैसा विषय है समाजशास्त्र? विषय सारे ठीक हैं, आप अपनी रुचि देख लीजिए। हिंदी साहित्य का सिलेबस छोटा है, अंकदायी विषय हैं, अच्छे टीचर भी हैं यहाँ इसके, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा भी हिंदी ही विषय है, सो कोई भी समस्या होगी तो आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा। कितने लड़कों को हिंदी पढ़ाया हूँ मैं, आज सब के सब बहुत सहज हैं हिंदी में। बस पीटी हो जाए तो फिर देखिएगा, सबको अच्छा नंबर आएगा हिंदी में। राय साहब ने अपने विषय की पुरजोर वकालत की। अच्छा राय साहब, अभी तो इतिहास और सामान्य अध्ययन का किताब दिलवा दीजिए, दूसरा विषय थोड़ा सोच समझ के लेंगे, संतोष ने खुद को तत्काल विषय चयन के ऊहापोह से निकालते हुए कहा। जैसी आपकी इच्छा भाई, हम तो जो विषय कहिएगा उसी में आपको हेल्प कर देंगे। आइए पहले ले लें आपका किताब सब। राय साहब ने अपनी सर्व विषय पारंगत होने की जानकारी देते हुए शेल्फ से एक किताब निकालते हुए कहा। राय साहब एक के बाद एक रंग बिरंगी हर साइज की नई किताबें चुन चुनकर साइड में रखे जा रहे थे। किताबों का चयन बड़ी निर्ममता से बिना मूल्य देखे करते जा रहे थे। सबसे पहले तो 30 से अधिक किताब कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी के अलग कर रख दिए थे। उसके बाद अन्य किताबें और साथ में इंडिया ईयर बुक के साथ 4 पत्रिकाएं भी। संतोष चुपचाप राय साहब के द्वारा दी जा रही किताबों का ढेर लगाया जा रहा था। उधर दुकानदार एक तरफ से कैलकुलेटर पर खुट खुट करके मूल्य अंकित करे जा रहा था। संतोष ने देखा
अब तक 2200 रुपये से अधिक की किताब जमा हो गई थी और उधर राय साहब की नज़र निष्ठुर भाव से और भी किताबें ढूंढ रही थी। संतोष कुछ ना नुकर भी नहीं कर सकता था। जरा सी ना उसे तैयारी के प्रति अगंभीर साबित कर सकती थी। किताबें खोजते खोजते जब राय साहब पसीने से तरबतर हो गए तब उन्होंने कहा, अब आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो इसको पैक करवा दीजिए, संतोष ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। संतोष ने 500 के 6 नोट निकालकर दुकानदार को दिए। कुल 2700 रुपये का बिल मात्र बना। सारी किताबों को एक बड़े कार्टन में पैक कर बांध दिया गया। संतोष को अब अचानक मनोहर का ख्याल आया। सोचा अगर उसे थोड़ी देर पहले बुला लेता तो शायद यह कार्टन थोड़ा हल्का भी हो सकता था। उसने मनोहर को फ़ोन लगाया। मनोहर भी तैयार बैठा था। ओहो हो, हमारे आने से पहले ही आप लोग बियर का कार्टन खरीद लिए का राय साहब? मनोहर ने आते आते ही कार्टन देखकर कहा। वाह मनोहर जाही, वाह मनोहर जी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, राय साहब ने बिना अवसर गंवाए कहा। बियर नहीं, राय साहब की लिस्ट से किताब खरीदे हैं, संतोष ने हंसी और दर्द के मिक्स भाव से कहा। मनोहर एक पल के लिए झेपा, पर उसने तुरंत पलटवार करते हुए राय साहब की तरफ देखा। क्या बात है राय साहब? आंख बड़ा लाल लाल लग रहा है, रात भर जगे हैं क्या? मनोहर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, थोड़ा लेट सोए थे, राय साहब ने बिना कोई भाव चेहरे पर लाए हुए कहा। रात भर खूब पढ़े हैं लगता है, मनोहर ने व्यंग्य में कहा। संतोष समझ चुका था कि बात अब सीडी और फिल्म पर जा सकती है और मामला फिर आदर्श और नैतिकता जैसे महान मुद्दों की तरफ मुड़ सकता है। राय साहब आहत भी हो सकते हैं। आज शाम संतोष का कमरा लाकर सेट होने की पार्टी थी, सो यह इस उत्सव में कोई खटपट नहीं चाहता था। महाराज, शाम के लिए क्या क्या लेना है जल्दी बोलिए, संतोष ने बीच में टोकते हुए कहा। आप भेज हैं कि नॉन भेज, ये बताइए, मनोहर ने संतोष से सवाल किया। हम तो शाकाहारी हैं मनोज जी। मनोहर जी, संतोष ने कहा। चलिए फिर बस आधा किलो ही चिकन लेते हैं और आधा किलो पनीर ले लेते हैं, आपके और गुरु भाई के लिए। वो भी शाकाहारी हैं, मनोहर ने संतोष से कहा। हम भी चिकन कम ही खाएंगे भाई, राय साहब ने कहा। ठीक है, आप दरुआ तो पीजिएगा ना, बता दीजिएगा, उसी हिसाब से लेना होगा। आदर्श मत पेलिए अभी, रात को घट जाएगा तो मूड खराब हो जाएगा पूरा, बता देते हैं, मनोहर ने पूरा चिढ़ते हुए कहा। आप अपने मन से जितना लेना है ले लीजिए, दारू सड़ता नहीं है, समझे आप? एक बोतल ज़्यादा ही ले लीजिएगा तो आप और गुरु भाई के रहते दारू बर्बाद नहीं हो जाएगा मनोहर जी, राय साहब ने एक सांस में कह दिया। राय साहब ने एकदम किसी मंझे हुए वैश्विक नेता की भांति बिल्कुल कूटनीतिक भाषा में बोलते हुए अपनी स्वीकृति दे दी थी। वे भी नहीं चाहते थे कि रात को अगर पीने की जोरदार इच्छा हो गई तो दारू घट जाए। वैसे भी अब वह संतोष के सामने धीरे धीरे खुलने ही लगे थे। उन्हें यह भी लग रहा था कि मनोहर ने तो उनके कई कारनामों के बारे में बताया ही होगा संतोष को, और अब संतोष भी गुरु के ही फ्लैट में है, सो वहाँ भी कभी कभार चर्चा निकल ही पड़ेगी। इससे अच्छा है कि ज़्यादा आदर्श की जगह थोड़ा प्रासंगिक दिखाकर भी अपना प्रभाव बनाए रखें। पनीर, चिकन, नमकीन, चिप्स के आदि, साथ तेल मसाला और सलाद के आइटम खरीद सारा सामान संतोष को दे ऑटो पर बिठाकर राय साहब ने विदा ली। अब शाम को आते हैं, चले थोड़े दिन में कुछ करंट के टॉपिक का नोट्स बनाना है, राय साहब ने चलते चलते तैयारी बम पटक दिया। मनोहर जी आप कब आएंगे, संतोष ने पूछा। हम भी आते हैं शाम में। अभी तो आप बुलाए तो आ गए, एक मित्र को समय दिए हैं, अभी मिलकर 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। ये बियर वाला कार्टन और दारू वाला बोतल थोड़ा ठीक से ले जाइएगा, मनोहर ने ध्यान दिलाते हुए कहा। जाते जाते ऑटो वाले को 50 रुपये का नोट निकालकर मनोहर ने अपनी तरफ से दे दिया। अरे ये क्या कर रहे हैं मनोहर भाई, संतोष ने हाथ पकड़ते हुए कहा। रहने दीजिए, कोई औपचारिकता थोड़े है, आप इतना खर्च कर रहे हैं, कहाँ रोके। अब चेंज था सो दे दिया। प्लीज़ हाँ, अच्छे से पकड़े रहिएगा, ये कांच है, देखिएगा थोड़ा, मनोहर ने हाथ हिलाते हुए कहा। ऑटो चल दिया। संतोष पूर्णतः वैष्णव था, न कभी शराब पी थी, न मांस मछली छुआ था। अभी संतोष के अंदर का द्वंद्व देखने लायक था। मुंह उससे भी ज़्यादा दर्शनीय था। किताबों के कार्टन को ऑटो में पीछे धकेल कर रख दिया था। बियर और दारू भरे कार्टन को गोद में लिए बैठा था कि कहीं कांच फूट न जाए। दिल्ली आने का मूल उद्देश्य अनजाने में ही पीछे हो गया। दाहिने हाथ में पनीर, सलाद का सामान और तेल मसाला झुलाए हुए था, बाएं में चिकन की काली पॉलीथिन। चिकन हाथ में लिए हुए उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी की लाश के टुकड़े टुकड़े करके ले जा रहा हो। दोनों जांघों के बीच रखे बियर, दारू भरे कार्टन और हाथ में चिकन की पॉलीथिन
उसके शरीर में अजब सी सिहरन पैदा कर रहे थे। उसे अचानक 10 साल पहले का अपने नए बने घर का गृह प्रवेश याद आया। किस तरह भयंकर पूजा पाठ और मंत्रोच्चारण के बीच गौमाता के साथ प्रवेश किया था उसके माता पिता ने घर में। आज संतोष का दिल्ली में अपने घर में प्रवेश का ये दिन था। दारू, मुर्गा, बियर, यही सब सोचे जा रहा था संतोष। फिर संतोष मन ही मन अपने समर्थन के तर्क गढ़ने लगा। उसने खुद को समझाया कि यह दिल्ली है और हम सिविल की तैयारी करने वाले छात्र हैं। हमारा धर्म पढ़ना है, न कि हिंदू या मुस्लिम या ईसाई। ये कर्मकांड और पाखंड ने ही तो बेड़ा गर्क किया है। क्या खाने और पीने से कुछ होता है? बस मन साफ होना चाहिए। ऊपर से मैं तो मांस खाता या शराब पीता भी तो नहीं हूँ। दूसरों को खुशी देना सबसे बड़ा धर्म है, और मैं अगर चिकन खिलाकर, दारू पिलाकर 3 लोगों को खुश कर रहा हूँ तो यही तो मानव सेवा है, धर्म है। संतोष तब तक अपने कमरे में पहुँच चुका था। मन में द्वंद्व जारी था। सोचा गुरु से शेयर करो, पर फिर सोचा अभी पहले इस तरह की पिछड़ेपन की बात करने से शर्मिंदा होकर ही निकलूँगा। दारू पीकर और मांस खाकर भी तो राय साहब ने मेंस दिया है। भारी पियक्कड़ गुरु ने भी इंटरव्यू दिया है। यह सब चलता रहा संतोष के मन में। आखिर संतोष ने मन को खूब दृढ़ किया और तय किया कि पार्टी खत्म होते ही कमरे को धो पोंछ लेगा और गंगाजल के छींटे मार अगरबत्ती जलाकर पवित्र कर लेगा। फिर आगे से रूम में मांस और दारू से परहेज रखेगा। अरे वाह, इतना इंतजाम! भव्य आयोजन है का संतोष जी आज? सीढ़ियों पर चढ़ते ही संतोष पर नज़र पड़ने से गुरुजी ने कहा। अरे नहीं गुरु भाई, आप ही सबके लिए है इंतजाम, संतोष ने हंसते हंसते कहा। चलिए चलिए, हम आते हैं ऊपर अभी, गुरु ने कहा। गुरु कुछ मिनट के बाद ऊपर पहले तल्ले पर संतोष के कमरे में पहुंचा। उसकी नज़र भी दोनों कार्टनों पर पड़ी। संतोष ने बताया, एक में सोम रस और दूसरे में ज्ञान रस यानी किताबें हैं। गुरु के आते ही संतोष ने बियर की एक बोतल खोली और गुरु की तरफ बढ़ा दी। संतोष के जीवन में यह पहला मौका था जब उसने बियर की बोतल खोली हो। इससे पहले कोका कोला या स्लाइस की बोतल भी दुकानदार ने ही खोल कर दी थी। अभ्यास न होने के कारण बियर खोलते ही वक्त थोड़ी सी छलक कर शर्ट पर भी लग गई थी। मतलब स्वतः ही बियर छिड़कते एक सिविल अभ्यर्थी के रूप में शुभारंभ हो गया था संतोष का। अजब महकता है गुरु भाई, आप लोग को इसका स्वाद बड़ा अच्छा लगता है ना? संतोष ने नाक मुंह सिकोड़ते हुए मगर चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखा। लो, कभी पिए नहीं हो का भाई? गुरु ने अचरज से पूछा। आप पीने को कहते हैं? हम कभी हाथ भी नहीं लगाए, और आज हाथ टांग दोनों ओर से दबोचे गोदी में भर के लाए हैं बियर और दारू, संतोष ने हंसते हुए कहा। सुनकर गुरु को लगा जैसे गटकी हुई बियर बाहर उगल दें। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह संतोष की इस बलिदानी दिलेर मेजबानी पर गर्व महसूस करे या उसकी बेवकूफ़ी पर अफसोस करे। खुद के लिए भी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था गुरु। गुरु ने तुरंत दूसरा वाजिब सवाल दागा। मांस मछली खाते हो? नहीं गुरु भाई, हम लोग एकदम वैष्णव परिवार हैं। दारू पीते नहीं हो, मांस खाते नहीं हो, तो यह सब ताम झाम काहे कर ली हो भाई? अब वो राय साहब और मनोहर की इच्छा थी, आप भी थे, तो सोचा एक पार्टी हो जाए, फिर तो जम के पढ़ना ही है, संतोष ने कहा। ये साले चूतिए राय और मनोहर जिसे तिसे फंसाते रहते हैं। यार तुम अभी अभी आए हो, तुरंत रफ्तार पकड़ लिए। हटाओ यार ये सब। खुद को इतना भी गीला ना रखो कि कोई जैसा चाहे आकार दे दे। व्यक्तित्व का लचीला होना और गीला होना दोनों अलग अलग बातें हैं मित्र, गुरु ने बियर की बोतल खाली करते हुए कहा। अपराध बोध के बावजूद भी उसने इसको अपने बियर पीने की गति में कोई बाधा नहीं बनने दिया, क्योंकि वह जानता था बियर के निर्बाध अंदर जाने पर ही अच्छे विचार ऊपर आएंगे। गुरु ने बियर वाली कार्टन अपने कमरे पर रखवा दी और एक मित्र को फ़ोन करके चिकन वहाँ बनवाने की व्यवस्था कर दी। खाना पीना गुरु के ही रूम पर होना तय हो गया। यद्यपि गुरु भी शाकाहारी था, पर वह संतोष की असहजता को समझ गया था। शाम 5 बजते ही मनोहर और राय साहब पहुंच चुके थे। राय साहब के साथ उनका एक मित्र भरत कुमार भी लटक आया था। अक्सर मुखर्जी नगर में ऐसी पार्टियों में 2-4 लटकन का आना अप्रत्याशित रहता था, जिसका अतिरिक्त इंतजाम हमेशा से मेजबान को रखना ही पड़ता था। हर मित्र के साथ एक सहमित्र के आने जाने से ही परिचय का आदान प्रदान होता था और इस प्रकार एक सिविल प्रतियोगी का सामाजिक दायरा विस्तृत होता जाता था। हर तरह की अलग अलग विशेषताओं और भिन्न भिन्न विषयों के पारंगतों का आपस में मिलना तैयारी को और ठोस बना सकता था। इसी कारण यहाँ पर
हर छात्र एक ग्रुप बनाने को प्रयत्नशील रहता था जो G8 या G20 से ज़्यादा कारगर हो। वे लोग अभी सीढ़ियों से ऊपर ही चढ़ रहे थे कि गुरु के कमरे से संतोष की आवाज़ आई। मनोहर ने लपक कर दरवाज़ा खोला तो देखा संतोष और गुरु दोनों वहीं थे। आइए, नीचे ही आइए, संतोष जी यहीं हैं। मनोहर ने अंदर आते हुए राय साहब को आवाज़ लगाई। बियर का कार्टन यहाँ देखते ही मनोहर ने कहा, यहीं जमेगा का महफिल? हाँ, यहीं जमा दो। साले मनोहर जब जानते थे ये लौंडा न चिकन खाता है न दारू पीता है तो क्या ज़रूरत थी इस मुगलिया दावत की? गुरु ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। राय साहब अंदर घुसते ही गुरु के तेवर देख अकबका गए और फ़ोन निकाल उल्टे पांव बाहर आ गए। मनोहर गुरु की बातों और उसके मिजाज से भली भांति परिचित था और उसकी हर कड़वी मीठी बातों को सहज ही लेता था। मनोहर ने राय साहब को बाहर जाता देख हंसते हुए कहा, अब हमारी तो ले लिए, पर ये बुढ़वा को छोड़ दीजिएगा गुरु भाई, गलती हो गया, चलिए अब पिया जाए, मूड न खराब करिए अपना भी और बेचारे संतोष जी का भी। अरे कहाँ गए हो बुढ़ऊ राय साहब? गुरु ने आवाज़ लगाई। हाँ हाँ आ गए, अरे वो घर से एक फ़ोन आ गया था, राय साहब ने अंदर आते हुए कहा। राय साहब के पीछे पीछे भरत भी अंदर आ गया। एक बात यह भी थी कि राय साहब ने सुबह जो पेटी देखी थी बियर की, उसकी बर्बादी ना हो इसके लिए भी उनका दायित्व था कि एक 12वां खिलाड़ी लेते चलें जिसे ज़रूरत पड़ने पर मैच में उतारा जा सके। भरत एकदम शांत स्वभाव का दिख रहा था, सबसे अपरिचित भी था, सो तत्काल शालीनता स्वाभाविक ही थी। राय साहब ने भरत का सबसे परिचय करवाया। राय साहब ने बताया कि भरत ने इसी बार छत्तीसगढ़ PCS उत्तर प्रदेश लोअर सबऑर्डिनेट की मुख्य परीक्षा दी है, उसके विषय भी बताए और बिहार PCS की अच्छी तैयारी है इनकी, यह भी बताया। अच्छा, यहाँ मुखर्जी नगर में एक दूसरे का परिचय नाम और उसके गांव घर के नाम वाले पुराने ढर्रे पर नहीं कराया जाता था। यहाँ किसी का परिचय बिल्कुल यहाँ विकसित मौलिक पैटर्न के आधार पर कराया जाता था, जिसमें विद्यार्थी का विषय और उसने कई बार कहाँ कहाँ मेंस दिया है यह बताया जाता था। यहाँ एक ही परिचय सूत्र था, PT मेंस ही मेरा परिचय है। थोड़ी देर के लिए सब भरत को देखने लगे, फिर वापस सब लग गए खाने पीने में। तब तक चिकन भी बनकर आ चुका था। म्यूजिक सिस्टम पर नुसरत फ़तेह अली खान का एक गाना, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, बज रहा था। जिसने जितने अधिक मेंस लिखे हों वह महफिल का सबसे खास व्यक्ति होता था। जिसने इंटरव्यू दे दिया हो वह अति विशिष्ट की श्रेणी में आता था। दारू पीने के बाद वह जो भी बकचोदी बकता, लोग उसे बाकी लोग ज्ञान के रूप में लेने को प्रतिबद्ध थे। ऐसा प्रतियोगी कुछ भी बोल सकता था और उसकी थर्ड क्लास टाइप कही बातों में भी एक सार्थक मैसेज खोजना मेंस दिए प्रतियोगी का काम था और PT फेल प्रतियोगी का काम केवल टुकुर टुकुर देखना और ज्ञान की बातें सुनना होता था। किचन से सब्जी की कढ़ाई लाना, रोटी खरीद कर लाना, बिस्लेरी की बोतल लाना, बर्फ़ जुगाड़ करना, ये सब PT फेल विद्यार्थी का दायित्व होता था। बदले में उसे मेंस इंटरव्यू दिए विद्वानों का सानिध्य प्राप्त होता था। वह इसी सत्संग का लाभ प्राप्त कर खुद को पुनः अगली परीक्षा के लिए तैयार करता रहता था। मनोहर ने चिकन की थाली भरत की तरफ बढ़ाई और एक बियर की बोतल भी सरका दी। भरत ने बियर की जगह साथ ही रखे मैजिक मोमेंट को वरीयता दी और एक पैग उसी का बनाया। बॉस, ये कम तो नहीं पड़ जाएगा और मंगा लिया जाए क्या? भरत के बोतल खोलने के साथ ही उसकी शालीनता का ढक्कन एकदम से उछलकर कमरे के किसी कोने में जा घुसा। लोग धीरे धीरे खुलते हैं, पर यहाँ समय कम था, सो भरत एक झटके में खुल गया। राय साहब ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए कहा, नहीं नहीं, हो जाएगा भरत जी, रहने दीजिए, काफ़ी है। भरत एक्सपर्ट की भांति लगातार पेग बनाकर सर्व कर रहा था। अब बियर को साइड में हटाकर रख दिया गया था। फिर सबने संतोष की तरफ देखते हुए उसके कमरे का जयकारा लगाते हुए चीयर्स किया। संतोष ने भी दूर ही से अपनी कोका कोला का ग्लास सटाकर हटा लिया और सबका साथ निभाने लगा। खुल के एंजॉय करने के बाद पढ़ाई का मज़ा ही कुछ और है। पढ़ने में दोगुना एनर्जी आ जाता है। भरत ने पीने के वैज्ञानिक पक्ष पर प्रकाश डालते हुए बताया। हाँ, मेंटल स्ट्रेस कम होता है, हम इसलिए कभी कभार लेते रहते हैं। मनोहर ने पक्ष मजबूत करते हुए कहा। देखिए, पीना बुरा थोड़े है, कुछ लोग कहते हैं ये चरित्र का मामला है, पर ऐसा नहीं है। आप पूजा करके उठे और किसी का बलात्कार कर दीजिए तो वो बुरा है कि कोई दारू पी के उठे और किसी को बलात्कार से बचा लिया तो ये बुरा है, बताइए। सो दारू बुरा नहीं होता, आदमी का मन कैसा है ये मायने रखता है।
राय साहब ने शराबे पाक की पाकीज़ा चरित्र को बताते हुए कहा। राय साहब यही नहीं रुके। मुझे देखिए, ओकेजनली पीता हूँ, पर आज तक पीने के बाद कुछ भी अनैतिक न किया न बोला। आत्मनियंत्रण होना चाहिए। फिर आप चाहे कुछ भी पीजिए, दारू चरित्र नहीं खराब करता है, आदमी खुद अच्छा या खराब होता है। राय साहब ने दारू को लगभग निर्दोष साबित करते हुए एक जीते हुए वकील की तरह ग्लास गटकते हुए कहा। आत्मनियंत्रण के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने दारू के अलावा सिगरेट वगैरह के लिए भी माहौल तैयार कर दिया था। हाँ जी राय साहब, दारू चरित्र नहीं किडनी खराब करता है। हल्के पीजिए आप, एक पैक पीते ही इधर उधर हाथ रख कर उलट जाते हैं और यहाँ ज्ञान पेल रहे हैं, गुरु ने बड़ी निर्ममता से कहा। सबने ठहाका लगाया। संतोष ने भी ठहाका टाइप लगाया। उसके अंदर की खलबली शांत भी थी और नहीं भी। वह जो देख रहा था उसे यहाँ की ज़रूरत समझ रहा था, पर वह जो सोच रहा था वह उसकी ज़रूरत थी। उसे रह रह कर बीच में एक आध बार घर याद आया, फिर मस्ती और ठहाकों के बीच यादें धुंधली पड़ती गईं। संतोष ने पहली बार सुरा में ज्ञान को इस कदर डूबे देखा था। शराब की पाकसाई पर इतनी सार्थक चर्चा सुनने का पहला मौका था उसके लिए। उसका मन कर रहा था हाथ में चुल्लू भर शराब ले और आचमन कर ले। आज तक वह दारू को आवारों और अय्याशों का तामसी पेय मानता था, पर अब उसकी आंखें खुल गई थीं। शराब अच्छी या बुरी नहीं होती, आदमी अच्छा या बुरा होता है। यह दिव्य ज्ञान उसे अभी अभी मिला था। यहाँ मौजूद हर आदमी उसे हरिवंश राय बच्चन टाइप दिखाई दे रहा था। उनकी कही हर बात मधुशाला को साकार करती हुई प्रतीत हो रही थी। संतोष बिना पिए ही उस मस्ती के माहौल में तैर रहा था, कभी डूबता कभी निकलता। रात ऐसे ही गुजर गई। इस अध्याय में इतना ही। जल्द ही मिलती हूँ आप सभी के साथ। कहानी में आगे क्या होता है बहुत जल्द आप लोगों के सामने हाजिर होती हूँ। तब तक आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें और अपना बहुत अच्छा ख्याल रखें। थैंक यू।